हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। तो इस वीडियो हम करने वाले हैं डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन प्रैक्टिस फॉर गेट 2023। ठीक है, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में कुछ क्वेश्चंस किए हमने, ये सारे गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। ठीक है, डेटा इंटरप्रिटेशन के काफी क्वेश्चंस आते हैं गेट में, ऑलमोस्ट हर साल आता है। ठीक है, बीच में एक हो सकता है 1-2 साल ना आए हो। और सबसे बड़ी बात है कि क्वेश्चन 2 नंबर का आता है और बहुत आसान होता है मोस्टली। ठीक है, तो देखते हैं। 24 क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं और 24 इस वीडियो में करेंगे। तो ये देखो कि 40% ऑफ डेथ्स ऑन सिटी रोड्स में बी एट्रीब्यूट टू ड्रंकन ड्राइविंग। द नंबर ऑफ डिग्रीज नीडेड टू रिप्रेजेंट दिस एज ए स्लाइस ऑफ ए पाई चार्ट, है ना। पाई चार्ट ये आ गया डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन। बस इसमें देखो, अब पाई चार्ट हम पढ़ते हैं। अब पाई चार्ट में अगर हम बात करें, एंगल कितना होता है टोटल? 360 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री मीन्स अगर 360 डिग्री पूरा है, इसका मतलब क्या है? 100%। ठीक है, और अगर मतलब ऐसे लिख लो कि 100% यानी कि 360 डिग्री, और 1% को हम कितने डिग्री से रिप्रेजेंट करेंगे? 3.6 डिग्री। और 40% को 40 × 3.6 यानी कि आएगा 144 डिग्री। ठीक है, तो जैसे ये है, अब पूरा ये क्या है? पूरा अपना 360 डिग्री 100%। अब मैंने यहाँ पे देखो 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, मतलब ये एंगल हो गया 120, ये हो गया 120, ये भी 120। ठीक है, और अगर मुझे देखना हो कि कितना कितना परसेंट है, तो ऑब्वियसली 33.33, ये भी 33.333%, ये भी 33.33%। ठीक है, बहुत ही बेसिक सा सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक काफी अच्छे क्वेश्चन है। हर ये मतलब 2017 में हर पेपर में आए हुए हैं 4 क्वेश्चन ऐसे, कि इन्होंने बोला है कि एक कंटूर लाइन ज्वाइंस लोकेशंस हैविंग ए सेम हाइट अबव द मीन सी लेवल। ठीक है, कंटूर लाइंस कौन सी है? ये वाली, जितनी भी है कंटूर लाइंस है ये वाली। ठीक है, तो ये क्या ज्वाइन कर रही है? सेम हाइट, मतलब इस लाइन पे हाइट सेम है हर पॉइंट पे। तो जैसे 500 लिखा हो ना, मतलब इस लाइन पे 500 हाइट है। द फॉलोइंग इज कंटूर प्लॉट ऑफ ज्योग्राफिकल रीजन, कंटूर लाइंस आर शोन एट 25 मीटर इंटरवल, है ना। देखो 25 मीटर के इंटरवल पे है, ये 500, ये 525 होगी, ये 550 और ये 575। ठीक है, इस तरह नीचे 475, 25-25 मीटर का इंटरवल है। फिर उन्होंने बोला कि पाथ पी टू क्यू इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड बाय, कि पाथ पी से जब हम क्यू जा रहे हैं तो हम कैसे जा रहे हैं? कि अप डाउन, पहले नीचे ऊपर जा रहे हैं, फिर नीचे जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, या फिर डाउन अप, नीचे गए ऊपर गए, नीचे गए ऊपर गए, या फिर डाउन अप डाउन, नीचे ऊपर नीचे, इस तरीके से। सबसे पहले देखो पी पॉइंट कहाँ पे है। ये अगर ये वाली हाइट देखी जाए, ये 575। ठीक है, तो 575 के ऊपर ही है पी। तो जब मैं ऐसे जा रहा हूं तो क्या मैं नीचे नहीं जा रहा? कि या 575, 550, 525, ठीक है, 475, ऐसे करते पहले तो नीचे गया सबसे पहले। ठीक है, तो अप का तो सवाल ही नहीं उठता। मैं डाउन गया यहां तक। ठीक है, अब देखो ये पॉइंट, ये लाइन कौन सी है? ये वाली, ये लाइन 550 वाली है। ठीक है, अच्छा मैं 550 पे गया, फिर ये 550 वाली आई, और फिर ऊपर जा रहा है 550, 525, ये आया 550, और ये 575। ठीक है, मैं ऊपर पहुंच गया, 575 के ऊपर पहुंच गया, मतलब डाउन के बाद फिर अप। ये भी बात सही है। फिर अब देखो 575 के बाद मैं 550 गया, फिर सॉरी 575 तो ये गया, फिर 550, फिर उससे नीचे, तो फिर डाउन गया, तो ऑप्शन सी आ जाएगा। ठीक है, अब नहीं गए हम लास्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन है। ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सेम है, चेक कर सकते हो। अब बस इन्होंने पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टीपेस्ट पाथ लीविंग फ्रॉम पी। पी से अगर हम लीव कर रहे हैं, एस पे जा रहे हैं, आर पे जा रहे हैं, क्यू पे जा रहे हैं, टी पे जा रहे हैं, कौन सा पाथ स्टीप है? स्टीपेस्ट है मतलब एकदम ढलान है पूरी। तो एकदम ऊपर जा रहे हैं वो स्टीप पाथ होता है, जब बिल्कुल नीचे जा रहे हैं। ठीक है, तो मतलब हमें देखना है कि कितना हाइट का डिफरेंस है बस। अब सबसे पहले देखो कि
पी पॉइंट जो है वो 575 के ऊपर है, ठीक है। और हर कॉन्टूर लाइन जो है 25-25 का डिफरेंस है। तो जितनी अगर देखा जाए, जितनी कॉन्टूर लाइन ज्यादा होंगी किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में, ठीक है, अगर नीचे जा रहे हैं तो मतलब उतना हाइट का डिफरेंस होगा। जैसे पी, ये 575, ये 550, ये 525, ये हो गया 500, ये हो गया 475, ये 500, ये 425, इतना, ठीक है। कि हम कितना 575 से लेके 425 के नीचे जा रहे हैं आर तक, पी से आर तक, ठीक है। सिमिलरली अगर पी से एस देखा जाए, ये तो 550 तक ही है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है हाइट का। सिमिलरली पी से लेके क्यू तक जाएंगे, कितना तक जा रहे हैं हम, 475 तक जा रहे हैं। टी तक जा रहे हैं तो 525 तक। तो स्टीपेस्ट पाथ कौन सा हो गया, पी टू आर, ठीक है। बस हमें नंबर ऑफ लाइंस जिसमें ज्यादा होंगी ऑब्वियसली वहां पे हाइट के बीच में डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा। अगला सवाल। अब देखो, यहां तक फिर डेटा सेम है, ठीक है, सेम स्टेटमेंट है। क्वेश्चन डिफरेंट है। बोला कि इफ इन ए फ्लड द वाटर लेवल राइजेस टू 525, 525 मीटर तक वाटर लेवल पहुंच गया, विच ऑफ द विलेजेस पी क्यू आर एस टी गेट सबमर्ज्ड, कितने गांव हैं जो पी क्यू आर एस टी डूब जाएंगे। देखो 525 के ऊपर वाला 525 और 525 के ऊपर वाला तो नहीं डूबेगा। सबसे पहले अगर हम पी देखें, पी तो भाई कहाँ पे बैठा है, ये 575 है, 575 के भी ऊपर है, तो पी तो कभी नहीं डूबने वाला, ठीक है। अब ऑप्शन से देखो, आर एस टी क्यू, आर एस तो डूबने ही वाले हैं, आर कहाँ पे चेक करो, आर है 450, ये 475 के ऊपर है, और ये है 500 से नीचे है ना आर, तो 500 से नीचे है तो 500 ऑब्वियसली डूब जाएगा आर। और क्यू कहाँ पे है, एस देख लो, ये 450 है, ये 475 है, 475 से नीचे नीचे ही है, सॉरी 475 नहीं, ये तो 425 आ गया, ठीक है, तो ये भी डूब जाएगा। टी कहाँ पे है, टी 525 से नीचे ही है, तो ये भी डूब जाएगा। क्यों देखो, क्यों 525 से ऊपर है, ये वाला है ना 525 वाली, 525 और 550 के बीच में है, तो क्यों नहीं डूबेगा, तो ऑप्शन आ जाएगा सी, ठीक है। बस। अगला सवाल। देखो यहाँ पे इन्होंने स्टेटमेंट चेंज कर दिया। इन्होंने बोला कि एन एयर प्रेशर कॉन्टूर लाइंस ज्वाइंस लोकेशन इन ए रीजन हैविंग द सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब लाइन पे क्या है, सेम प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। कि जैसे यहाँ पे 0.8 है, यहाँ पे 0.85 होगा, यहाँ पे 0.9 है, यहाँ पे 0.95 है। अब बोला कि कंटूर लाइंस आर शोन एट 0.05 बार इंटरवल, ठीक है, इंटरवल वही है कि 0.8 0.85, डिफरेंस क्या है 0.05। अब बोला कि द पॉसिबिलिटी ऑफ थंडरस्टॉर्म इज गिवन बाय हाउ फास्ट एयर प्रेशर राइजेस और ड्रॉप ओवर ए रीजन। तो जो तूफान है ना थंडरस्टॉर्म, उसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी अगर जो किसी स्पेसिफिक रीजन में जो एयर प्रेशर है बहुत ज्यादा एकदम बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, ठीक है। फिर बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन द मोस्ट लाइकली टू हैव थंडरस्टॉर्म, ठीक है। अब देखो पी, पी की अगर मैं बात करूं, पी वाले एरिया में कितना कितना प्रेशर है, एक तो 0.95 है, एक 0.9 है, डिफरेंस हमें देखना है। सिमिलरली क्यू देखो, क्यू तो सेम एरिया में है, क्यू में कोई डिफरेंस तो नहीं है, क्यू में तो बहुत कम पॉसिबिलिटी होगी। एस में देखा जाए तो थोड़ा सा बाउंड्री पे 0.9 वाला एरिया है, बीच में ये 0.95 वाला एरिया है, ठीक है। आर देखो, आर एरिया सबसे खतरनाक है। इसमें डिफरेंस देखो, इसमें ये वाला लाइन कितनी है, 0.8 वाली, इसमें 0.75, 0.7, 0.65। तो यहाँ पे जो प्रेशर का डिफरेंस है बहुत ज्यादा है, तो आर में सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी होगी थंडरस्टॉर्म की, ठीक है, ऑप्शन आएगा सी। अगला सवाल। ये देखो 2017 में आया हुआ है कि द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस, आई थिंक यही बोलते हैं, इन मिल्क लीड्स टू कर्ड फॉर्मेशन। ना कोई बैक्टीरिया होता है जो दूध से दही बनाता है। ए मिनिमम बैक्टीरियल पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ 0.8 इज नीडेड टू फॉर्म द कर्ड, कि अगर जो पॉपुलेशन डेंसिटी है बैक्टीरिया की 0.8 होगी तब जाके दही बनेगी। इन द ग्राफ बिलो द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ लैक्टोबैसिलस इन 1 लीटर ऑफ मिल्क इज प्लॉटेड एज फंक्शन ऑफ टाइम, है ना, टाइम के साथ साथ, कि टाइम के साथ साथ कितनी पॉपुलेशन डेंसिटी है 1 लीटर दूध में। तो हमने अलग अलग टेम्परेचर पे देखा, ठीक है। एक तो दूध को हमने 25 डिग्री सेल्सियस पे रखा, उसमें देखा, और एक को 37 डिग्री सेल्सियस पे रखा,
ठीक है, तो ग्रोथ देखो, ये 37 वाली की ग्रोथ है, ये है 25 वाले की ग्रोथ। ठीक है, तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ड ऑन द डेटा शोन। द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियल पॉपुलेशन स्टॉप अर्लियर इन 37 डिग्री सेल्सियस एज कंपेयर टू 25। तो ग्रोथ कहाँ पे रुक रही है? ऑलमोस्ट यहीं पे, यहाँ पे रुक रही है ना। तो अगर मैं 37 में देखूं, तो मैं सोचूं ये देखो यहाँ पे ग्रोथ रुक गई है ऑलमोस्ट। वही अगर मैं 25 में देखूं, यहाँ पे रेड वाले में यहाँ पे रुकी है ग्रोथ, क्योंकि यहाँ पे तो बढ़ ही रहा है। ठीक है, और ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियल पॉपुलेशन स्टॉप अर्लियर, 37 में पहले खत्म, मतलब रुक जाती है ग्रोथ, है ना, कम टाइम में। जैसे 150 मिनट में रुक गई, यहाँ पे 3 घंटे बाद रुक रही है, तो ऑप्शन वन तो सही है। ठीक है, इन्होंने बोला कि टाइम टेकन फॉर कर्ड फॉर्मेशन एट 25 डिग्री सेल्सियस इज ट्वाइस द टाइम टेकन एट 37 डिग्री सेल्सियस। अब दही कहाँ बन रही है? पॉइंट जब 8 हो जाएगी, यहाँ पे दही बन रही है भाई, जब पॉपुलेशन डेंसिटी इतनी हो रही है। तो 37 वाले को टाइम कितना लग रहा है? ये उसको टाइम लग रहा है अप्रोक्सीमेट 90, है ना, 90 के आसपास एग्जैक्ट देखेंगे, जरूरत भी नहीं है एग्जैक्ट की। और इसको देखो, 25 वाले को लग रहा है कितना? 130 के आसपास, 130 थोड़ा सा कम। तो क्या ये डबल है क्या? जो भी यहाँ पे टाइम आएगा, चलो 90 ना भी आए, 90 थोड़ा कम आएगा, और जो ये टाइम आएगा ऑब्वियसली डबल नहीं है। ये 90 89 लिख देता हूँ चलो मैं, यहाँ पे 129। ठीक है, डबल तो नहीं है ये, तो सेकंड गलत हो जाएगा, ओनली वन आ जाएगा, ऑप्शन ए आएगा। ठीक है, अगला सवाल कि इन द ग्राफ बिलो कंसेंट्रेशन ऑफ ए पर्टिकुलर पोल्यूटेंट इन ए लेक इज प्लॉटेड ओवर द अल्टरनेट डेज ऑफ द मंथ इन द विंटर, एवरेज 10 डिग्री सेल्सियस एंड 30 डिग्री सेल्सियस। अब देखो, एक कोई पोल्यूटेंट रहेगा ना, तो उसकी हम क्या देख रहे हैं? कंसंट्रेशन, पार्ट्स पर मिलियन, कि हर दिन एक एक दिन छोड़ के देख रहे हैं। पहले दिन देखा, फिर एक दिन छोड़ के दूसरे दिन, फिर चौथे दिन, ऐसे। ठीक है, एक तो है समर में, गर्मियों में, ये है विंटर में। ठीक है, अब कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ड ऑन द डेटा शोन अबव। ओवर द गिवन मंथ द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम पोल्यूटेंट कंसंट्रेशन इज द सेम इन बोथ विंटर एंड समर। ठीक है, तो इन्होंने बोला है किसी भी मंथ में, जो ये मंथ दिया हुआ है, मैक्सिमम और मिनिमम का डिफरेंस दोनों में सेम है। अगर मैं समर की बात करूं, पहले हम समर की बात कर लें, रेड वाले की। समर मैक्सिमम कंसेंट्रेशन कितनी है? ये आ जाएगी बीच में, है ना, अप्रोक्सीमेट 10.5, मिनिमम 1.5, दोनों के बीच में डिफरेंस आ गया 9। सिमिलरली विंटर में ये कितनी होगी कंसेंट्रेशन? 8 मैक्सिमम, है ना, माइनस मिनिमम कितनी है? 0। तो 8 माइनस 0 क्या है? 8। तो क्या मैक्सिमम और मिनिमम का डिफरेंस समर और विंटर में क्या सेम है? नहीं, ऑप्शन वन हो गया गलत। सेकंड, देयर आर एटलीस्ट 4 days इन द समर मंथ सच दैट पोल्यूटेंट कंसंट्रेशन ऑन दीज डेज आर, 4 दिन ऐसे हैं समर में मिनिमम एटलीस्ट, कि जिसमें पोल्यूटेंट कंसंट्रेशन है वो विद इन 1 ppm ऑफ पोल्यूटेंट कंसंट्रेशन ऑन द कोरस्पॉन्डिंग डे इन विंटर। कि मेनली जो समर में कंसंट्रेशन है वो विंटर के कंसंट्रेशन के विद इन 1 ppm है, मतलब दोनों का डिफरेंस जो है 1 ppm है। तो देखो यहाँ पे जैसे 10 हो गया, 11 पे भी इतना ही डिफरेंस कम ही होगा। ठीक है, 12, 13, 14, ठीक है, और 9 पे भी 4 से ज्यादा दिन हो गए, तो ये सही है, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला सवाल है, देखो द एनुअल एवरेज रेनफॉल इन ए ट्रॉपिकल सिटी इज 1000 mm, ना, एवरेज रेंज जो है 1000 mm होती है। ऑन ए पर्टिकुलर रेनी डे 24 hour पीरियड द cumulative rainfall experienced by city is shown by the graph। ठीक है, over the 20 hour period 50% of the rainfall falling on rooftop which has obstruction free area of 50 meter square was harvested into a tank। what is the total volume of the water collected in the tank in liters? तो इसमें क्या कहना चाह रहा है कि किसी एक एवरेज रेनफॉल होती है सिटी में 1000 mm, तो किसी पर्टिकुलर दिन जो कम्युलेटिव है, अब देखो कम्युलेटिव लिखा हुआ है,
कम्युलेटिव ग्राफ से शो किया हो, कि ऐसा नहीं कि टोटल जो टाइम के साथ साथ कितना हो रहा है रेन, वो ऐसा नहीं कि इतने जीरो पे इतना हो रहा है, 0.3 पे इतना हो रहा है, ये बस ऐड हो रहा है, सब पूरा ऐड हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि बारिश होनी स्टार्ट हुई, आपने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, तो जो रेनफॉल है वो इतना होगी, रेन हो रही है, बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे बारिश और जल्दी मतलब तेज होगी, तो इसलिए ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। यहाँ पे बारिश बंद होगी, तभी तो कांस्टेंट है। ठीक है, मतलब 12 से लेके 15 घंटे के बीच में बारिश नहीं हो रही है। सिमिलरली फिर बारिश होने लगी, फिर हम देख रहे हैं इसको बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, 18 पे फिर बारिश बंद होगी। तो इतना 300 टोटल जो है बारिश हो गई है उस दिन। तो अब उन्होंने क्या बोला, 300 बारिश हो गई, फिर बोले कि 50% ऑफ द रेनफॉल, कि एक छत है उस पे बारिश हो रही है, ठीक है, पानी जमा हो रहा है, तो उसका एरिया जो है 50 मीटर स्क्वायर है। अब 50% जो टोटल इकट्ठा हुआ पानी, उसको हमने एक टैंक में जमा कर लिया। तो वो कितना पानी जमा किया हमने, ठीक है। सबसे पहले अगर देखें हम, ये छत का है टॉप व्यू, एरिया कितना है, सबसे पहले हम देखें कि कितना हमने पानी इकट्ठा किया है। और ये होगी छत की साइड व्यू, है ना। तो सबसे पहले ये कितना इकट्ठा हुआ हमारा, 300 ठीक है, 300 हो गया। और 300 में अब वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम ऑफ क्या बोले, टोटल लिख लेते हैं ना, टोटल रेनफॉल कितना तो पानी गिरा, है ना। तो वो आ गया 50 मीटर स्क्वायर इंटू, मीटर में कन्वर्ट करते हैं ना, तो 300 मतलब हो गया 0.3 मीटर। ठीक है, तो ये आ गया 15 मीटर क्यूब, यानी कि 15,000 लीटर, है ना, लीटर में पूछा ना, ये ध्यान रखो, यूनिट का बहुत ध्यान रखना इस क्वेश्चन में। अब टोटल पानी गिरा 15,000 लीटर, कितना हमने इकट्ठा किया, 50%, तो बस इसका हाफ हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर कलेक्टेड, जो हमने टैंक में कलेक्ट किया। 15,000 का 50%, तो 7,500 लीटर। ठीक है, ऑप्शन सी, बस इतना ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि इन ए डिटेल स्टडी ऑफ एनुअल क्रॉप बर्स्ट इन इंडिया इट वाज फाउंड दैट देयर वाज रिलेटिवली नो ग्रोथ ड्यूरिंग पीरियड 2002 टू 2004, कि क्रॉस के बर्थ में 2000 से लेके, एक मिनट, टोटल इन्होंने क्या बोला है कि सॉलिड लाइन इन द ग्राफ रेफर टू एनुअल सेल ऑफ क्रैकर्स, तो ये तो पटाखे का है, क्रैकर, है ना। और डॉटेड लाइन होगी क्रॉस की। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने बोला है कि कोई ग्रोथ नहीं थी 2002 से 4 तक, 2002 अप्रोक्सीमेट ये हो गया 4 तक, ये कम ही ग्रोथ थी। फिर एकदम 4 से 5 में बढ़ गई ना एकदम, यहाँ पे ऑलमोस्ट कांस्टेंट था, फिर एकदम बढ़ गया। ठीक है, ये चीज बोली है। फिर उन्होंने बोला कि इन अनदर अनरिलेटेड स्टडी, कोई और स्टडी थी अनरिलेटेड, हमने इससे रिलेट नहीं की, it was found that revenue from cracker sales in India which remained fairly flat from 2002 to 2004, हमने देखा कि जो पटाखे की सेल है वो भी 2002 से लेके 4 तक कांस्टेंट रही ऑलमोस्ट, एंड saw a sudden spike in 2005 before declining again in 2006। तो 4 से 5 तक हमने फिर दोबारा स्पाइक देखी, फिर 2006 में कम हो गई वो, डिक्लाइन भी देखा। द सॉलिड लाइन इज रिप्रेजेंट करेक्टर क्रैकर, डैशर लाइन क्रो बर्थ, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट इन्फरेंस फ्रॉम द अबव डेटा। देखो, सबसे पहले बोला कि देयर इज अ स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन बिटवीन क्रॉस बर्थ एंड क्रैकर सेल्स। ठीक है, अगले ऑप्शन देखो, क्रैकर यूजेस इंक्रीज द क्रो बर्थ रेट इफ
सी ऑप्शन है, इफ क्रैकर सेल डिक्लाइन क्रो बर्थ विल डिक्लाइन, इंक्रीज्ड बर्थ रेट ऑफ क्रोज विल कॉज एन इंक्रीज इन सेल्स ऑफ क्रैकर। अब देखो, तो ऑप्शन बी सी डी तीनों ही से लग रहे हैं, ए बी सही लग रहा है, बट तीनों गलत है। ए सही है। ए में लिखा है स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन। कोरिलेशन है, ग्राफ देख के लग रहा है कि हाँ कुछ तो है, बट कौन सी चीज किसको इफेक्ट कर रही है वो हमें नहीं पता, क्योंकि दोनों अलग अलग स्टडीज है ना। कि हमें नहीं पता कि क्रोस की वजह से पटाखों का कुछ हो रहा है या पटाखों की वजह से क्रोस का कुछ हो रहा है, ठीक है, वो स्टडी नहीं है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है, बट क्या है वो नहीं पता है। ठीक है, तो इसलिए ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बार ग्राफ इन पैनल ए शोज द प्रोपोर्शन ऑफ मेल एंड फीमेल इलिटरेट, है ना, जो अनपढ़ मेल या फीमेल है, जो पढ़े लिखे नहीं है, इन 2001 और 2011। द प्रोपोर्शन ऑफ मेल्स एंड फीमेल इन 2001 एंड 2011 आर गिवन इन पैनल बी एंड सी। पैनल ए में तो दिया कि भाई 2001 में कितने परसेंट फीमेल इलिटरेट है और कितने परसेंट मेल। 2011 में दिया कितने परसेंट फीमेल, कितने परसेंट मेल क्या है, इलिटरेट। जस्ट वन सेकेंड। ठीक है, और फिर बोला कि द टोटल पॉपुलेशन डिडंट चेंज ड्यूरिंग द पीरियड, टोटल पॉपुलेशन चेंज नहीं हुई है। द परसेंटेज इंक्रीज इन टोटल नंबर ऑफ लिटरेट्स, है ना, ये ध्यान रखना क्या किस चीज का पूछा है, फ्रॉम 2001 टू 2011। टोटल पॉपुलेशन देखो, पैनल बी में 2001 में जो टोटल पॉपुलेशन थी उसमें 60% मेल थे, 40% फीमेल थी। 2011 में क्या हुआ, 50% मेल आ गए, 50% फीमेल, टोटल पॉपुलेशन सेम है। ठीक है, अब या तो यार नंबर मान लो कोई, टोटल पॉपुलेशन, या फिर एक्स मान लो। ठीक है, दोनों से हो जाएगा। अब नंबर मानोगे तो कुछ ऐसा नंबर मानना पड़ेगा हमें कि जो भी हम नंबर्स आए ना मेल और फीमेल के, वो एक इंटीजर आते रहे, है ना, वो सही रहता ज्यादा। चलो हम एक्स मान के करते हैं, फिर दोनों तरीकों से करते हैं। देखो टोटल पॉपुलेशन मान लो एक्स। अब ये भी ध्यान रखो कि इन्होंने जो ग्राफ दिया है इलिटरेट का दिया है, पूछा लिटरेट है ना, तो ये चीज ध्यान रखना। तो अगर टोटल पॉपुलेशन एक्स है, तो अगर मैं 2000 कितने की बात करूं, 2001 की, तो मेल कितने हैं, मेल हो गया अपने पास 60% है तो 0.6, और फीमेल कितनी है, 0.4x। ठीक है, अब ये देखो कि 2001 में कितनी फीमेल जो है लिटरेट इलिटरेट थी, 60%। 60% फीमेल पढ़ी लिखी नहीं है, तो पढ़ी लिखी कितनी है, 40% होगी ना, 100 माइनस। तो इसका मतलब अगर मैं लिटरेट मेल फाइंड करना चाहूँ, पढ़े लिखे आदमी और पढ़े लिखे लेडीज, ये कर रहा हूं मैं 2001 में। तो सबसे पहले चलो मेल कर लेते हैं, देखो 50%, तो मेल तो 50% पढ़े लिखे हैं, 50 अनपढ़ है, तो 0.6x का 50% हो जाएगा 0.3x, 0.6x, नहीं सॉरी, हाँ 0.5 इज इक्वल टू 0.3x, ये बात सही है। सिमिलरली अगर मैं फीमेल की बात करूं, 0.4x है ना, और 60% तो पढ़ी लिखी नहीं है, 40% पढ़ी लिखी होंगी, तो 0.4x इंटू 0.4 वो आ जाएगा 0.16x। ठीक है, ये आगे पढ़े लिखे आदमी, पढ़ी लिखी औरतें। तो 2011 की अगर बात करें हम, मेल कितने हैं 2011 में, 0.5x, टोटल पॉपुलेशन कांस्टेंट है ये ध्यान रखना। ठीक है, फीमेल कितनी है, 0.5x। ठीक है, तो अब देखो 2001 में क्या हुआ, 11 में क्या हुआ, 40% मेल जो है वो पढ़े लिखे नहीं है। ठीक है, और 60% पढ़े लिखे होंगे, इसका मतलब जो लिटरेट मेल है, 0.5x इंटू 0.6, ये 0.3 ही आ जाएगा। ठीक है, और लिटरेट फीमेल्स कितनी है, 40% अनपढ़ है, तो 60% पढ़ी लिखी है, तो सिक्स ये भी 0.3 आ गई। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं टोटल, अब इन्होंने वही पूछा ना कि टोटल जो है कि कितने पढ़े लिखे लोग इंक्रीज हो गए। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं 2001 में पढ़े लिखे लोग कितने थे, 0.3 प्लस 0.16 यानी कि 0.3,
0.46x, है ना। 2011 में वही 0.3 0.3 0.6 हो गए, तो इंक्रीज कितना हो गया, परसेंटेज इंक्रीज 0.6x माइनस 0.46x डिवाइडेड बाय, किससे बड़े हैं, 0.46x है ना पहले, इंटू 100, तो आ जाएगा 0.14x डिवाइड बाय 0.46x इंटू 100 इज इक्वल टू, तो x x कैंसिल, डॉट डॉट कैंसिल, तो 14 डिवाइड बाय 46 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 30। ठीक है, ऑप्शन सी। अब यही चीज अगर हम 100 मान लेते टोटल पॉपुलेशन, तो थोड़ा सा हमारा काम आसान हो जाता, कि जैसे नेक्स्ट पेज पे करते हैं, टोटल पॉपुलेशन कितनी आ गई, 100, है ना। 2001 की अगर हम बात करूं, मेल कितने आते, 2000, 60%, तो 60 आ जाते, फीमेल कितनी आ जाती, 40 आ जाती, और फिर दोबारा देखो पढ़े लिखे आदमी, पढ़ी लिखी औरतें, तो 60 में से 50% पढ़े लिखे थे और फीमेल 60%, तो 60 का 50% 30 हो गया, 40 का 60% 24 हो गया। सिमिलरली 2011 की बात करें, तो मेल कितने थे, 50%, और फीमेल भी, अच्छा सॉरी, पढ़े लिखे की बात कर रहे हैं ना, तो 60% थी अनपढ़, तो 40% पढ़ी लिखी, तो 16। सिमिलरली 50-50 हो गए 2011 में, और पढ़े लिखे कितने हो गए, 60-60% है दोनों, क्योंकि देखो यहाँ पे 2011 में अनपढ़ 40-40%, तो 60%, 50 का 60% 30, इसका 60% 30, तो यहाँ पे टोटल पढ़े लिखे कितने हैं, 46, यहाँ पे टोटल पढ़े लिखे कितने हैं, 60, तो परसेंटेज इंक्रीज कितना आ जाएगा, 60 माइनस 46 डिवाइड बाय 46 इंटू 100। ठीक है, तो ये तरीका है बस, तो जैसा ठीक लगे उस हिसाब से करो। अगला सवाल, कि ए फर्म हायर्स एम्प्लॉयज एट 5 डिफरेंट स्किल लेवल है, PQRST, द शेयर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एट दीज स्किल लेवल्स ऑफ टोटल एम्प्लॉयमेंट इन 2010 इज गिवन इन द पाई चार्ट। कितना कितना शेयर है ना, कि 20% ये है, 25 ये, 25 ये, 25 ये, 5 ये। There was total 600 employees in 2010 and total employment increased by 15% from 2010 to 2016। 2016 में क्या हुआ, 2010 में 600 लोग थे, 2016 में कितने हो गए, 50% ग्रोथ होगी, 15, तो 600 का 15% होगा 90, तो 90 लोग और बढ़ गए, टोटल हो गए 690, प्लस 90 हो गया ना। और अब क्या बोला, टोटल एम्प्लॉयमेंट एट स्किल लेवल PQR रिमेन अनचेंज, जो PQR थे वो उतने ही थे नंबर्स, ठीक है, अनचेंज ड्यूरिंग द पीरियड, इसका मतलब S और T ही बढ़े होंगे, ठीक है, जो 90 लोग बढ़े हैं वो हमने S और T स्किल लेवल पे ऐड करे होंगे। इफ द एम्प्लॉयमेंट एट स्किल लेवल S इंक्रीज बाय 40% फ्रॉम 2010 टू 2016, देन हाउ मेनी एम्प्लॉयज वर देयर एट स्किल लेवल T। अब देखो इसको बहुत आसान है, कि बहुत हमें पी क्यू आर को छेड़ना ही नहीं है। एस में बोला 40% बढ़ गए, एस में जो है 2010 में कितने थे, 25%, तो 600 का 25% हो गया 150, है ना। अब ये बोलें कि 40% बढ़ गए, 40% मतलब कि एक 150 का 40% हो गया 15 की 90, 60, 60 हो गया, तो मतलब ये हो गया 110। ठीक है, टोटल जो बढ़े थे वो +90 थे, उसमें से 60 तो एस बढ़ गए, तो ऑब्वियसली टी जो है उसमें +30 हुए होंगे ना बाकी, क्योंकि PQRS तो कांस्टेंट ही है। टी कितना था, 5%, 5% कितना हो गया, 600 का 5% 30 हो गया, 30 + 30 60 हो गए। यही तो पूछा इन्होंने कि 2016 में टी कितने थे, 60 थे। ठीक है, तो बस इस हिसाब से बहुत छोटा क्वेश्चन हो जाएगा ये। अगर आप सब निकालने चले जाओगे कि पी का भी मैं नंबर निकाल लूं, क्यू का भी निकाल लूं, आर का भी निकाल लूं, तो बहुत बड़ा हो जाएगा सवाल। ठीक है, अगला सवाल, मैकेनिकल 2019, 2 मार्क्स। मोला is a digital platform for taxis in a city. It offers three type of rides: pool, mini, prime. Pool, mini, prime. The tables
बिलो रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ राइड्स फॉर द पास्ट 4 मंथ की पूल कितनी राइड ली, मिनी कितनी ली जनवरी में, प्राइम कितनी, फिर फरवरी में। द प्लेटफॉर्म अर्न $1 पर राइड, $1 एक राइड से कमाता है। व्हाट इज द परसेंटेज शेयर ऑफ रिवेन्यू कंट्रीब्यूट बाय प्राइम टू टोटल रेवेन्यू ऑफ मोला। तो देखो पूल की कितनी राइड होगी टोटल, कितना पूछा इन्होंने, प्राइम का पूछा ना, प्राइम का। तो पूल स्टार्ट करते हैं, पूल से हो गया 170 प्लस 320 प्लस 215 प्लस 190। ठीक है, तो सबको प्लस कर दो तो ये आएगा 895। इतने ही डॉलर कमाए होंगे, जितनी राइड है उतने डॉलर। और मिनी होगी 110 प्लस 220 प्लस 180 प्लस 70। तो ये इससे कितने कमा लिए, $580 मिनी से। प्राइम से कितने कमाए, 775 प्लस 180 प्लस 120 प्लस 90, तो इससे कमाए 465। और टोटल कितने कमा लिए, 465 प्लस 580 प्लस 895, $1940 कमा लिए। अब प्राइम का कंट्रीब्यूशन कितना है, प्राइम का है 465 आउट ऑफ 1940 इंटू 100, तो 465 ना डिवाइड बाय 1940 इंटू 100। ठीक है, तो यह 23.97। ठीक है, ऑप्शन बी। ठीक है, बस इसमें कैलकुलेशन ही है, और तो मुझे लगता नहीं कुछ है। अब ये थे सवाल 2019 तक के। ठीक है, अब देखो ये 2020 के सवाल है, ये ऑफिशियल गेट पेपर से उठाए हैं। देखो 10 क्वेश्चन नंबर 10 का मतलब है 2 नंबर का आया हुआ है। तो देखो द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ ए फैमिली ऑन डिफरेंट एक्टिविटीज इन ए मंथ इज शोन। ठीक है, कि हेल्थ पे इतना खर्च करते हैं, ट्रांसपोर्ट पे इतना, इतना। द एक्स्ट्रा मनी स्पेंट ऑन एजुकेशन एज कंपेयर टू ट्रांसपोर्ट इन परसेंट इज, कि कितना एक्स्ट्रा मनी एजुकेशन पे हम खर्च कर रहे हैं एज कंपेयर टू ट्रांसपोर्ट। अब देखो एजुकेशन 15% कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट पे 10% कर रहे हैं। ठीक है, अब एक्स्ट्रा मनी कितना हो गया, 5%। और विद रिस्पेक्ट टू एज कंपेयर टू अगर ना ट्रांसपोर्ट, तो 50% आ जाएगा। अब देखो देख के लगता है कि सीधा माइनस कर दो काम खत्म। तो देखो अब अगर मान लो मैं 100 रुपए खर्च कर रहा हूं, एजुकेशन पे कितना कर रहा हूँ, 15 रुपए। ट्रांसपोर्ट पे कितना कर रहा हूँ, 10 रुपए। अब मैं कितना एक्स्ट्रा कर रहा हूँ एजुकेशन पे एज कंपेयर टू ट्रांसपोर्ट, यह का 15 माइनस 10 डिवाइड बाय 10, यानी कि 5/10 इंटू 100, 50%। ठीक है, ऑप्शन आएगा सी। अगला सवाल, द मंथली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए 9 वोट एलईडी बल्ब सोल्ड बाय टू फर्म्स एक्स एंड वाई फ्रॉम जनवरी टू जून शोन इन द पाई चार्ट। ठीक है, देखो ये सवाल एक तो वैसे ही मुश्किल है, ऊपर से एक इसमें दिक्कत ये है कि ये मार्क्स टू ऑल था। ठीक है, तो ये सवाल ने बहुत लोगों का टाइम वेस्ट किया होगा। कि हमें दिखाया हुआ जनवरी टू जून की 9 वोट एलईडी बल्ब्स की जनवरी में इतने करते हैं, फरवरी में इतने, मार्च में इतने, टोटल एक्स और वाई। फिर उन्होंने क्या बोला है कि इफ द टोटल नंबर ऑफ एलईडी बल्ब सोल्ड बाय टू फर्म्स ड्यूरिंग अप्रैल टू जून इज 50,000, कि अप्रैल से जून के बीच में 50,000 क्या करते हैं, सोल्ड करते हैं। देन टोटल नंबर ऑफ एलईडी बल्ब सोल्ड बाय वाई ड्यूरिंग अप्रैल टू जून इन 2018 इज, देखो इसमें गलती पता है क्या है, यहाँ पे अप्रैल नहीं आना चाहिए, यहाँ पे जनवरी आना चाहिए। ठीक है, मैं जनवरी लेके सोल्व कर रहा हूँ तभी सही आंसर आएगा, और अप्रैल के अलावा सोल्व करके देखना आंसर ही नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ जनवरी। है ना, जनवरी से लेके जून तक इसने 50,000 बल्ब बेचे। अब पूछा है कि वाई ने अप्रैल से जून तक कितने बेचे। ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया, रेशो, कि अप्रैल में अगर कुछ बल्ब बिके होंगे, 5 बल्ब मान लो कि बिके, तो 3 एक्स ने बेचे, 2 वाई ने बेचे।
सिमिलरली मई में ए किसने बेचा, इसने बेचा। अगर 20 बल्ब बिके जून में, 9 इसने बेचे, 11 इसने, रेशो दी हुई है। तो सबसे पहले मैं क्या करूं कि अप्रैल में देखूं कितने बल्ब बिके हैं टोटल। अप्रैल का टोटल निकालते हैं। टोटल तो कितना है, 50,000। इसका 15% कितना हो गया, 5,000, 75 हो गया। अप्रैल मई में 10% यानी कि 5,000। जून में भी कितना हो गया, 10% है तो 5,000। अब अगर मैं वाई की बात करूं, वाई ने अप्रैल में कितने बल्ब बेचे होंगे, 7500 टोटल बिके हैं एक्स और वाई मिला के। और अप्रैल में 3:2 में बेच रहे हैं कि 3 एक्स बेच रहा है, 2 वाई बेच रहा है। तो वाई ने कितने बेचे होंगे, 7500 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3 + 2, 5 आ गया। तो 1500 कट गया, 1500 आ गया यहाँ पे, और 3,000। ठीक है, तो वाई ने बेचे 3,000, ऑब्वियसली फिर कितने कितने बेचे होंगे, 4500। रेशो चेक कर लो, 3:2 आ रहा है। सिमिलरली मई में चेक करो, 5,000 टोटल बेचे, 4/1 + 4, 5, तो यह आ गया 4,000। सही है, 5,000 में से 4,000 वाई ने बेचे और 1,000 एक्स ने बेचे, रेशो आ गया 1:4। सिमिलरली जून में चेक करो, 5,000 टोटल बिके, 11 वाई ने बेचे, तो टोटल थे 9 + 11 20। तो ये आएगा 250 × 11, 250 × 11 कितने होते हैं, 2750, है ना। मतलब 2750 इसने बेचे और 2250 इसने बेचे। वाई ने टोटल कितने बेचे, सबका सम कर दो, 3,000 + 4,000 कितने आ गए, 7,000 प्लस 2,750, 9,750, ऑप्शन बी। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे अप्रैल मान के करोगे तो कोई आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए एमटी था, बट एमटी नंबर मिले होंगे, बट बहुत लोगों का टाइम वेस्ट इसमें हुआ होगा। अगला सवाल देखो, 10 क्वेश्चन नंबर 10 है, सारे दो दो नंबर के हैं। द टोटल रेवेन्यू ऑफ कंपनी ड्यूरिंग 2014 to 2018 is shown in the bar graph. If the total expenditure of the company in each year it 500 million rupees, expenditure जो है 500 million है, then aggregate profit or loss on total expenditure of the company during 2014। ठीक है, जो टोटल एक्सपेंडिचर है, खर्चा जो है, वो 500 है। ठीक है, मिलियन में बात नहीं करेंगे, 500 रुपए में बात करते हैं, मिलियन छोड़ दो। 500 रुपए है, और फिर रिवेन्यू है कि भाई 500 रुपए लगा के 2014 में 500 ही कमाए, कोई प्रॉफिट नहीं, कोई लॉस नहीं। 2015 में 700 कमा लिए, 200 प्रॉफिट हो गया। 2016 में 800 कमा लिए, 300 प्रॉफिट हो गया। 2017 में 600 कमा लिए, 100 रुपए प्रॉफिट हो गया। 2018 में 400 ही कमाए, 100 लॉस हो गया। टोटल अगर मैं 500 हर साल इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो 5 साल में मैंने इन्वेस्ट कितना कर दिया, मेरा कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, है ना। कॉस्ट प्राइस एक्सपेंडिचर लिख लो, चलो। एक्सपेंडिचर हो गया मेरा 2500 मिलियन रुपीस। और मेरा टोटल रिवेन्यू कितना हो गया। अब ये ध्यान रखो, क्या पूछा ना, टोटल ही पूछा है। टोटल एक्सपेंडिचर पे रेवेन्यू कितना हो गया, 500 + 700 कितना, 1,200 + 800 2,000 + 600 2,600 + 400 3,000। तो ऑब्वियसली रेवेन्यू ज्यादा है, एक्सपेंडिचर से प्रॉफिट ही है, तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर डिवाइड बाय एक्सपेंडिचर इनटू 100। रेवेन्यू कितना है, 3,000, एक्सपेंडिचर है 2500, एक्सपेंडिचर हो गया 2500 इंटू 1000/100। तो 500/2500 इंटू 100, 0 0 कैंसिल, ये 5 पे कैंसिल, ये 20 पे कैंसिल, तो 20% प्रॉफिट आ गया। ठीक है, ऑप्शन सी। बहुत ही आसान सवाल है, बस प्लस माइनस है। अगला सवाल कि द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ 4 डिफरेंट कंपनीज पी क्यू आर एंड एस इन 2015। तो हमें क्या क्या दिया है, हर कंपनी का रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इफ रेवेन्यू ऑफ कंपनी क्यू इज इन 2015 मतलब यही जो ग्राफ दिया है, वाज 20% मोर देन दैट ऑफ 2014। रेवेन्यू जो है 14 से 20% ज्यादा ही है, जो हमें दिखाया हुआ है ये वाला। और कंपनी क्यू हैड अर्नड ए प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन एक्सपेंडिचर इन 2014, और उसने 10% प्रॉफिट कमाया था एक्सपेंडिचर पे, 2014 की बात कर रहा है।
देन इट्स एक्सपेंडिचर इन 2014 वाज, अब देखो सबसे पहले रिवेन्यू का बोला है कि 2015 की बात कर रहा है, और 2014 की बात करते हैं। सबसे पहले 2015 में, अब देखो इसका कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ क्यू को देखना है। सबसे पहले देखते हैं रिवेन्यू, 45 है, 45 रुपीज है, मिलियन में बात नहीं करें, हम गरीब लोग हैं, ठीक है 45। अब ये 20% ज्यादा है जो 2014 में था। इट मींस अगर मैं बात करूं तो रिवेन्यू 2014 में, एक मिनट, 2014 में जो था रिवेन्यू आर था, एक्सपेंडिचर ई था, ठीक है। अब जो 45 है वो रिवेन्यू 2014 वाले से 20% ज्यादा, यानी कि आर प्लस आर का 20%, 45 है। तो यहाँ से रिवेन्यू कितना आ जाएगा, 45 डिवाइड बाई 1.2, ठीक है। ये कितना आएगा, 45 डिवाइड बाई 1.2, ये आएगा 37.5। 2014 में रिवेन्यू था 37.5 रुपीज। अब इन्होंने बोला है कि इसने 10% प्रॉफिट भी कमाया था एक्सपेंडिचर पे। तो हमने जैसे पढ़ा यहाँ पे प्रॉफिट, तो रिवेन्यू कैसे आएगा, एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपेंडिचर पे प्रॉफिट 10%, है ना। तो रिवेन्यू 37.5 जो है वो आएगा 1.1 इंटू एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर ही पूछा था इन्होंने, 37.5 डिवाइड बाय 1.1, तो ये आ गया 34.09, तो यानी कि 34.1, ऑप्शन सी, ठीक है। तो बस कई बार बहुत ज्यादा डेटा दिया होता है बट पूछा सिर्फ कुछ पोर्शन से होता है, वो चीज का ध्यान रखना है। अगला सवाल कि द प्रॉफिट शेयर ऑफ टू कंपनीज पी एंड क्यू आर शोन इन द फिगर, प्रॉफिट शेयर, ठीक है। 10% प्रॉफिट है पी का 2013 में, इसका 20%, तो ऐसे से बढ़ रहा है प्रॉफिट। इन्होंने बोला कि इफ टू कंपनीज हैव इन्वेस्टेड ए फिक्स एंड इक्वल अमाउंट एवरी ईयर, हर साल एक फिक्स और इक्वल अमाउंट एवरी ईयर इन्वेस्ट करते हैं, देन रेशियो ऑफ टोटल रेवेन्यू ऑफ कंपनी पी टू टोटल रेवेन्यू ऑफ कंपनी क्यू इज, दोनों मान लो हम 100 रुपए मान लेते हैं कि 100 रुपए इन्वेस्ट करती हैं, ठीक है। 100 रुपए इन्वेस्ट करती हैं, 1 2 3 4 5 6, तो पी ने टोटल कितना इन्वेस्ट कर दिया, 600, और क्यू ने भी कितना कर दिया, 600, ये बात सही है ना। अब 100 रुपये इन्वेस्ट किया, 100 100 100 100 ठीक है। तो अगर हम पी की बात करें, पी का रिवेन्यू चेक करें टोटल, तो क्या हुआ इसका, 2013 में 10% प्रॉफिट कमाया, 100 रुपये इन्वेस्ट किया था, तो ऑब्वियसली रिवेन्यू हो गया 110, 100 + 10। और 2014 में क्या हुआ, 20%, यानी कि 100 + 120, 120। और 2015 में 140 होगा रिवेन्यू, और 2016 में रिवेन्यू हो गया 140, 2017 में हो गया 50, 150, 2018 में हो गया 140। तो टोटल रिवेन्यू इतना आ गया ना, 110 प्लस 11 प्लस 12 23 प्लस 14 37 + 14, 47 51 प्लस 15 66 प्लस 14, ये आ गया 800 आ गया आई थिंक, है ना। 600 तो हो गई, 10 1 3 7 4 11 5, ये 16, ठीक है। सिमिलर क्यों का अगर देखें हम रेवेन्यू, देखो 100 रुपए पे 20% प्रॉफिट, यानी कि 120 रेवेन्यू होगा, 100 + 20, 130 आ गया, 130 प्लस 2015 में 30, 130 प्लस 130 हो गया। क्यू का अगर देखें 150 150 प्लस 2017 में 160, 18 में भी 160, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 600 तो आएगा, 2 3 3 6 2 8 5 13, 13 6 19 6 25, यानी कि 250, तो 850, इतना रिवेन्यू हो गया क्यू का। अब रेशियो किसका पूछा है, पी टू क्यू का रेशियो पूछा, यानी कि 800/850 पूछा है। तो ये कट गया, 5 से कटेगा, 16 5 80, 17 5 85, तो ऑप्शन आएगा बी, बस। ठीक है, कैलकुलेशन ये बस ये है कि 100 मान लेते हैं, हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। नेक्स्ट कि द बार ग्राफ shows the data of students who appeared and passed in the examination of 4 school PQRS, the average of success rates in percentage of these 4 school, average of success rates पूछा है। तो सबसे पहले सक्सेस रेट देख लें कि भाई इतने स्टूडेंट अपीयर हुए हैं,
इतने पास हुए तो वही सक्सेस रेट हो गया। अगर हम स्कूल पी की बात करूं, 500 में से 280 पास हो गए, तो इसका मतलब सक्सेस रेट होगी 56%। ठीक है। सिमिलरली 330 पास हो गए 600 में से, तो इसकी सक्सेस रेट होगी 55%। सिमिलरली 455 पास हुए 700 में से, तो 455 डिवाइड बाय 7, 42, 42 और 35, 65%। 400 लोग पास में से 240 पास हो गए, तो 60% होगी। अब ये सक्सेस रेट होगी। एवरेज ऑफ सक्सेस रेट्स पूछा है, तो एवरेज ऑफ सक्सेस रेट्स क्या होगा? 56 प्लस 55 प्लस 65 प्लस 60 डिवाइड बाय 4। ठीक है, तो आ जाएगा आंसर 56। 6 5 5 5 10, 6 16, 5 6 6 12 22 और 23 बटा 4, √36 डिवाइड बाय 4, तो 59 आ गया। ठीक है, ऑप्शन सी। ठीक है, अगला सवाल देखो, सारे हर हर पेपर में आया हुआ है सवाल कि the two pie charts given below shows the data of total students and only guns registered in the different stream in the university। एक तो टोटल का हो गया कि कितने स्टूडेंट्स आर्ट्स में टोटल में से, मैनेजमेंट में है, साइंस में है, कॉमर्स में है, इंजीनियरिंग में है। परसेंटेज ऑफ गर्ल्स एनरोल्ड इन डिफरेंट स्ट्रीम्स, तो अब जितनी गर्ल्स हैं उसमें टोटल में से 30% आर्ट्स में है, यानी मैनेजमेंट में है, साइंस में, कॉमर्स में और इंजीनियरिंग में। अब इफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रजिस्टर इन द यूनिवर्सिटी इज 5,000, तो टोटल स्टूडेंट जो है वो 5,000 है। एंड द टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर गर्ल्स इज 1,500, 1500 है गर्ल्स। देन रेशियो ऑफ बॉयज एनरोल्ड इन आर्ट्स टू द गर्ल्स एनरोल्ड इन मैनेजमेंट, तो बस हमें आर्ट्स और मैनेजमेंट को देखना, बाकी किसी को नहीं देखना। तो अगर आर्ट टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 5,000। आर्ट्स में 20% है, तो आर्ट्स में टोटल कितने हो गए? 1,000। और अगर 1,500 गर्ल्स हैं, तो आर्ट्स में गर्ल्स कितनी होगी? 1,500 का 30%, 450। तो आर्ट्स में बॉयज कितने बचे? 1,000 माइनस 450, 550। एक तो ये चीज फाइंड करनी थी हमें, ये हमने निकाल लिया। गर्ल्स एनरोल इन मैनेजमेंट, तो गर्ल्स कितनी होगी मैनेजमेंट में? 1,500 का 15%। ठीक है, कितना हो गया 1,500 का 15%? 225। ठीक है, और यही रेशो पूछिए। एक मिनट, तो बस इसकी रेशो आ गई। बॉयज की गर्ल्स से पूछे ना, आर्ट्स के बॉयज और मैनेजमेंट की गर्ल्स, यानी कि 550 डिवाइडेड बाय 225 है ना। आप इसको 25 से कट करो, तो 25 से कट करेंगे तो 25 गुना 50, फिर 25 गुना 50 और 25 नया 25, तो ऑप्शन आ जाएगा बी, डी। ठीक है, 22:9। ठीक है, अगला सवाल कि द फॉलोइंग फिगर शोज द डेटा ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन 5 years फॉर टू स्कूल, है ना, पी एंड क्यू। तो पी, क्यू, पी मतलब रेड, क्यू मतलब ब्लू। कितने कितने स्टूडेंट हर साल, इन हजारों में, कि 3,000, यहाँ पे 4,000, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7,000। ड्यूरिंग दिस पीरियड द रेशियो ऑफ एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन स्कूल पी। एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन पी मतलब सबको सम कर दो और डिवाइड बाय 5, टू द एवरेज ऑफ डिफरेंस ऑफ नंबर्स ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन स्कूल पी एंड क्यू। तो उसके बाद डिफरेंस का एवरेज देखना है। तो अगर मैं देखूं पी में टोटल कितने, 3,000, 3 5,000, फिर 5,000, 3 5 8 प्लस 5, तो लिख लेते हैं 3 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 4। ठीक है, 5 5 10, 6 4 10 और 6 4 10 हो गया, और 23 हो गया। और एवरेज कितना हो गया? 23/5। वैसे जरूरत नहीं एवरेज करने की, क्योंकि हमें एवरेज का रेशियो पूछा है, तो यहाँ भी 5 से डिवाइड हो रहा, यहाँ भी तो कट ही जाएगा। चलो हम डिवाइड नहीं भी अगर तब भी चलेगा। 4.6 आ गया। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं डिफरेंस की बात करूं,
वो कितना है? 2014 में डिफरेंस 1 था, 15 में डिफरेंस 2 था, 16 में डिफरेंस 3 था, 17 में डिफरेंस 1, 18 में 1, तो 1 2 3 3 6 7 8 डिफरेंस हो गया 8। और एवरेज कितना आ गया इसका? 8/5, तो ये आएगा 1.6। ठीक है, अब दोनों को डिवाइड करना है। देखो इसकी जरूरत नहीं थी ना हमें, फिर भी मैंने निकाला, क्योंकि जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे 5 तो कैंसिल होने वाला है। तो 23/5 डिवाइडेड बाय 8/5, 5 5 तो कैंसिल हो जाएगा, 23/8 आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन आएगा बी। अब ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये 2020 के सारे गेट क्वेश्चन है, उस टाइम हर पेपर में क्वेश्चन आया था। ठीक है, अब ये है 2021 में। 2021 में किसी में आया था, किसी में नहीं आया था। अगर हम बात करें कि एक हमें पाई चार्ट दिया है, एक हमें कंपनी और रेशो दी है। इन्होंने बोला कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयज एट रैंक ऑफ एग्जीक्यूटिव अक्रॉस डिफरेंट कंपनीज C1 C2 C6, अलग अलग कंपनियों में इतने इतने परसेंट जो है चार्ट में दिए हुए हैं। ठीक है, टोटल इतने एग्जीक्यूटिव्स हैं, C1 में इतने हैं, C2 में इतने हैं, C3 में इतने हैं। द रेशियो ऑफ एग्जीक्यूटिव्स विद ए मैनेजमेंट डिग्री टू दोज विदाउट ए मैनेजमेंट डिग्री इन ईच दिस कंपनी इज प्रोवाइडेड इन द टेबल। मतलब अगर C1 में कुछ लोग हैं, उसमें से इनके पास, इतने लोगों के पास मैनेजमेंट डिग्री है, इतने के पास नहीं है, दोनों की रेशो, कि अगर टोटल 5 लोग हैं C1 में, तो 3 के पास मैनेजमेंट की डिग्री है, 2 के पास नहीं है। अगर 10 लोग हैं, 6 के पास है, 4 के पास नहीं है, उनकी रेशो दी हुई है। फिर टोटल नंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव अक्रॉस ऑल कंपनीज 10,000, टोटल जो है 10,000 है। अब इन्होंने पूछा क्या है? टोटल नंबर ऑफ मैनेजमेंट डिग्री होल्डर अमंग द एग्जीक्यूटिव इन C2 एंड C5। बस हमें C2 C5 देखना, और कुछ नहीं देखना। तो C2 में कितने लोग होंगे? पहले तो टोटल 5% है, यानी कि 500 हो गए। और फिर पूछा है कि मैनेजमेंट डिग्री, तो C2 में देखो 1:4, एक के पास डिग्री है, 4 के पास नहीं है, यानी कि 500 इंटू 1/1 + 4 5, तो 100। इट मीन्स 100 लोगों के पास मैनेजमेंट डिग्री है, 400 की नहीं है, वही रेशो होगी 1:4। सिमिलरली अगर मैं C5 की बात करूं, C5 20%, तो 10,000 का 20% हो गया 2,000। और मैनेजमेंट डिग्री वाले कितने हैं? C5 में रेशो है 9:1, तो 2,000 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 9 + 1 10, तो 9 दूनी 18, 1800। 1800 लोगों के पास मैनेजमेंट की डिग्री है, 200 के पास नहीं है, तो वही रेशो होगी 9:1। पूछा क्या है? C2 और C5 में मैनेजमेंट डिग्री कितनी है? 100 प्लस 1800, 1900 आ जाएगा। ऑप्शन सी। ठीक है, बहुत ही सिंपल सवाल था ये। अगला क्वेश्चन, ये थोड़ा सा देखा जाए अच्छा सवाल है, क्योंकि इसमें जो दिया है प्रॉफिट वगैरह की बात की है, और वो हमें इसमें जो लिखा है वो चीज फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो बहुत आराम से पढ़ना। कि सबसे पहले देखो क्या दिया हुआ है इन्होंने, कि द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ए प्रोडक्ट सोल्ड इन 3 डिफरेंट ईयर्स एंड रिस्पेक्टिव नेट प्रॉफिट प्रेजेंट इन द फिगर अबव। तो नंबर ऑफ यूनिट, जो कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, 3 अलग अलग साल में, तो मतलब 300 यूनिट बेच रहे हैं, 200 यूनिट बेच रहे हैं, 100 यूनिट बेच रहे हैं, इस हिसाब से। और नेट प्रॉफिट, इसमें 240 है, इसमें 296 है, इसमें 210 है। ठीक है, द कॉस्ट पर यूनिट इन ईयर वाज 1 इन ईयर 3। ईयर 3 में लिखा है, ईयर 3 में एक यूनिट का कॉस्ट 1 रुपीज था, 1 लिख लेते हैं यहाँ पे। विच वॉज हाफ द कॉस्ट पर यूनिट इन ईयर 2, जो कि हाफ ऑफ कॉस्ट था जो ईयर 2 में था। इट मींस ईयर 2 में कॉस्ट था 2, है ना, तभी 300 ईयर 3 में हाफ हो गया। द कॉस्ट पर यूनिट इन ईयर 3 वॉज 1/3 ऑफ द कॉस्ट पर यूनिट इन ईयर 3 1, तो इट मींस ईयर 1 में कॉस्ट होगा 3। अब समझ आ गया कि सबसे पहले ईयर 3 में कॉस्ट 1 दे दिया, फिर बोला कि ये कितना था, ये हाफ था जितना ईयर 2 में था, और ये 1/3 था जितना ईयर 1 में था, तो ये बात सही है। फिर उन्होंने बोल दिया कि टैक्स वर पेड ऑन द सेलिंग प्राइस एट 10%, 13%, 15% इन रिस्पेक्टिव इन द 3 ईयर।
हमने टैक्स भी पे किया किस पे, सेलिंग प्राइस पे। ठीक है, कि अगर मैंने 100 रुपए की चीज बेची है तो उसमें मुझे 10% टैक्स देना पड़ गया, 13% टैक्स देना पड़ गया, 15%। ठीक है, सेलिंग प्राइस पे टैक्स बोल दिया उन्होंने। नेट प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड एट डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस। जो नेट प्रॉफिट होगा कि मैंने कितने की चीज बेची है और किसका डिफरेंस, सम ऑफ कॉस्ट एंड टैक्स। वही चीज होगी ना कि मैंने कोई चीज 100 रुपए में बेची, अब वो मुझे कितने की पड़ी, अगर मैंने 50 रुपए की बनाई है और उसमें मैंने 10 रुपए टैक्स दे दिया तो 60 तो मेरा टोटल खर्चा हो गया ना, मेरे को 40% ही प्रॉफिट हुआ। ठीक है, फिर उन्होंने बोला कि रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस इन ईयर 2 टू द सेलिंग प्राइस इन ईयर 3। ठीक है, 2 और 3 की बात करा जाए। सबसे पहले देखो, नेट प्रॉफिट, हमें सेलिंग प्राइस नहीं पता है। सेलिंग प्राइस सपोज करो ईयर 2 में देखते हैं हम, ईयर 2 में हम लेते हैं एक्स, उसमें वाई। देखो ईयर, पहले ईयर 2 में निकालते हैं। ईयर 2 में जो सेलिंग प्राइस था वो है एक्स। ठीक है, अब प्रॉफिट की अगर बात की जाए, इन्होंने क्या बोला कि प्रॉफिट जो है वो किसके इक्वल है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस प्लस टैक्स। ये चीज बोली इन्होंने, जो चीज बोली है वो फॉलो करनी पड़ेगी, है ना। अब प्रॉफिट जो है ईयर 2 की बात की जाए, प्रॉफिट जो है 296, 296। सेलिंग प्राइस हमें फाइंड करना है, एक्स है वो। कॉस्ट प्राइस कितना है, 200 यूनिट हमें बेचे हैं, उसका कॉस्ट क्या है, 2 रुपए पर यूनिट, यानी कि 400। और दूसरे साल टैक्स कितना है, 13%। 13% किसमें, टैक्सेस वर पेड ऑन सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस का 13%, यानी कि एक्स का 13%। तो बस यहां से हमें एक्स मिल जाएगा। तो 296 इज इक्वल टू एक्स माइनस 400 माइनस 0.13 एक्स। तो 0.87 एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, 696। एक्स की वैल्यू आ जाएगी 696 डिवाइड बाय 0.87। तो कुछ अच्छी वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी, 800 आ गया। ठीक है, तो ईयर 3 की अगर मैं बात करूं, मैं सेलिंग प्राइस कितना ले लूं, वाई ले लूं। अब मैं डायरेक्टली लिखूं कि प्रॉफिट कितना है ईयर 3 में, 210 दिख रहा है। सेलिंग प्राइस वाई है माइनस कॉस्ट प्राइस, 300 यूनिट बेचे, 1 रुपए पर यूनिट, यानी कि 300 प्लस टैक्स कितना दिया, 15% दिया, ये ध्यान रखना। तो 0.15 एक्स वाई, वाई पे दिया ना सेलिंग प्राइस पे। तो 210 इज इक्वल टू वाई माइनस 300 माइनस 0.15 वाई। तो ये 0.85 वाई किसके इक्वल आ गया, 510 के। तो वाई किसके इक्वल आएगा, 510 बटा 85, 0.85 ना, तो 600। सेलिंग प्राइस ईयर 3 में, रेशो किसकी पूछी है, ईयर 2 में सेलिंग प्राइस टू ईयर 3 में। तो 800 बटा 600, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6। तो ऑप्शन आ जाएगा ए। ठीक है, थोड़ा सा मतलब इसलिए था क्योंकि हमें ये स्टेटमेंट थोड़ा समझने में टाइम लगेगा। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है कि बस सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस माइनस कर दो, टैक्स आगे जैसे बीच में, प्लस कॉस्ट प्राइस भी उन्होंने थोड़ा वैसा दिया कि पहले ईयर 3 का दे दिया, फिर 2 का हमें फाइंड करना पड़ा, फिर 1 का। ठीक है, नेक्स्ट सवाल ये है, इलेक्ट्रॉनिक्स का सवाल है 2021 वाला। तो उन्होंने पूछा कि द नंबर ऑफ मिनट्स स्पेंड बाय टू स्टूडेंट्स एक्स एंड वाई एक्सरसाइजिंग एवरी डे इन ए गिवन वीक आर द शोन इन द बार चार्ट अबव। तो कितना कितना मिनट एक्स और वाई एक्सरसाइज करते हैं। तो जैसे जो ब्लैक है वो वाई है, और जो ऐसे लाइंस वाला है वो एक्स है। ठीक है, द नंबर ऑफ डेज इन द गिवन वीक इन विच वन ऑफ द स्टूडेंट स्पेंड ए मिनिमम 100% मोर देन द अदर स्टूडेंट। तो हफ्ते में ऐसे कितने दिन हैं कि कोई एक स्टूडेंट 10% ज्यादा एक्सरसाइज करता है दूसरे से, है ना। ऐसा नहीं है कि वाई ही ज्यादा करता है या एक्स ज्यादा करता है, कोई भी जो ज्यादा कर रहा है वो क्या 10% ज्यादा कर रहा है दूसरे से। तो देखो, सबसे पहले संडे की बात की जाए, कम एक्सरसाइज कौन कर रहा है, 5.5। इसका 10% कितना हो गया, 5.5। ठीक है, और इनका डिफरेंस कितना हो गया, 10। तो वाई एक्स से उसके 10% से ज्यादा एक्सरसाइज करता है ना, 10 मिनट ज्यादा हो गया।
तो यस, संडे को यस। सिमिलरली अगर हम बात करें 5.5 ग्रेटर देन 10, लेस देन 10। सिमिलरली अगर सैटरडे की बात की जाए, वाई कम करता है एक्सरसाइज 50 मिनट, तो इसका 10% हो गया 5। और एक्स कितना ज्यादा मिनट एक्सरसाइज करता है, 10, तो ये भी ज्यादा ही हो गया, सैटरडे को भी बस सही है। फ्राइडे की बात की जाए, एक्स करता है 20 मिनट एक्सरसाइज और वाई करता है 35, तो एक्स का 10% कितना हो गया, 2। और ये कितने मिनट ज्यादा करता है, 15, तो ये भी सही है, उसके 10% से ज्यादा टाइम एक्सरसाइज कर रहा है। थर्सडे की बात की जाए 5.5, वाई कम है तो 5.5, बट ये ग्रेटर देन है 5, तो यहां पे गलत हो जाएगा। यहाँ पे जो वाई एक्स है वो वाई से 10% ज्यादा एक्सरसाइज नहीं कर रहा है ज्यादा टाइम। ठीक है, वेडनेसडे की बात की जाए 50 और 60, 50 और 60 में तो यही सेम, सैटरडे ऐसा आ गया, सही है। और ट्यूसडे को भी संडे जैसी सेम, वो भी सही है। मंडे को चेक कर लो 4.5, ऑब्वियसली लेस देन 25, यस। तो हफ्ते में 6 दिन ऐसे हैं सात में से कि जिस दिन एक बंदा दूसरे से 10% ज्यादा एक्सरसाइज करता है, ऑप्शन आ जाएगा सी। ठीक है, लास्ट सवाल है इस वीडियो का। ठीक है, ये 2021 में है, 2022 में क्वेश्चन नहीं आए, ठीक है इसके, तो एक्सपेक्ट करते हैं इस साल अगले साल आ जाए कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पासिंग और फेलिंग इन एन एग्जाम फॉर ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट आर प्रेजेंटेड इन द बार चार्ट अबव। मतलब इतने पास हो गए, इतने फेल हो गए, इतने पास हो गए, इतने फेल हो गए। स्टूडेंट्स हु पास द एग्जाम कैन नॉट अपीयर फॉर द एग्जाम अगेन, जो पास हो गए दोबारा नहीं दे सकते ना, कि नंबर बढ़वाने ज्यादा दे दो। और स्टूडेंट्स हु फेल द एग्जाम इन द फर्स्ट अटेम्प्ट मस्ट अपीयर द एग्जाम इन द फॉलोइंग, जो पहली बार फेल हो गए वो अगली बार देना ही पड़ेगा। स्टूडेंट्स ऑलवेज पास द एग्जाम इन द सेकंड अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट में पास कर ही देते हैं ना, हो ही जाते हैं, क्या कर देते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु टुक द एग्जाम फॉर द फर्स्ट टाइम इन ईयर 2 एंड ईयर 3 रिस्पेक्टिवली, तो कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पहली पहली बार एग्जाम दिया ईयर 2 एंड ईयर 3 में। सबसे पहले देखो, पहले साल 60 लोगों ने एग्जाम दिया, 50 पास हो गए, 10 फेल हो गए। इसका मतलब ये 10 लोग दोबारा एग्जाम दे रहे हैं और ये पास हो रहे हैं, है ना। तो इट मींस जो 60 लोग पास हुए हैं उसमें से 10 तो ये वाले होंगे जो दूसरी बार एग्जाम दे रहे थे। 60 में से 50 लोग ही हैं जो पहली बार एग्जाम दे रहे होंगे, उसमें से जो पास हुए हैं 5 लोग ये वाले हो गए, तो 50 + 5 कितने हो गए, 55, है ना। या फिर डायरेक्टली सम ऐड कर लो कि भाई 60 + 5, 65 लोग एग्जाम दे रहे हैं टोटल ईयर 2 में, उसमें 10 लोग फेल हुए थे, तो 65 - 10 55, सिंपल। सिमिलरली अगर 50 + 3 लोगों ने एग्जाम दिया ईयर 3 में, बट इसमें से 5 लोग पुराने वाले होंगे जो दोबारा एग्जाम दे रहे हैं, ईयर 2 में फेल हुए थे, -5, तो 48 लोग ऐसे थे जिन्होंने पहली बार एग्जाम दिया, तो ऑप्शन आ जाएगा डी। ठीक है, तो बस ये जितने भी डेटा इंटरप्रेशन क्वेश्चन थे जो भी लास्ट 10 या 12 साल में आए हुए थे गेट के, वो हमने सारे कर लिए हैं। ठीक है, तो मोस्टली कर लो क्योंकि काफी चांसेस इसके आने के, और 2 नंबर का आएगा ये। ठीक है, और इसमें मैथ्स है ज्यादा कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई परसेंटेज ये सब निकालना है। ठीक है, तो फिर भी इस क्वेश्चन में डाउट हो नीचे कमेंट कर देना, नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है अलग एप्टीट्यूड का, उस पर ज्वाइन कर लेना, वहां पूछ लेना। प्लस गेट से पहले ट्राई करूंगा कि 3-4 टॉपिक हम कर लें। ठीक है, फिर देखते हैं। ठीक है, और वीडियो को प्लीज लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।